सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। इस हुकूमत का कल आखिरी दिन है, लेकिन वजीर खारजा बिलावल भुट्टो 2 दिन पहले ही कौमी असम्बली के ऐवान को खैरबाद कह चुके हैं। इनकी अलविदाई तकरीर के एक जुमले का बड़ा चर्चा है। बिलावल का ये कहना है कि मियाँ साहब और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेने चाहिए कि आगे जाकर सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। ये जुमला मौजूद बहस बना है। सवाल उठ रहे हैं कि बिलावल भुट्टो कहना क्या चाहते हैं। हर कोई अपने अपने मतलब की तशरीह कर रहा है, लेकिन असल सवाल तो इंतखाबात का है, निगरान सेटअप का है। एक दिन की हुकूमत रह गई है, मगर निगरान वज़ीर आज़म का नाम अब तक मुअम्मा बना हुआ है। जबकि खबरें यह भी फैली हैं कि निगरान सेटअप में वजारतों की तकसीम के लिए जोड़ तोड़ उरूज पर है और PDM इत्तेहादियों में फार्मूला भी तय पा गया है। सवाल यह है कि अगर हुकूमती इत्तेहादी ही निगरान बने तो फिर इंतखाबात की शफाफियत का क्या होगा। शफाफियत को छोड़ें, इबहाम यह भी है कि इंतखाबात होंगे भी या नहीं, क्योंकि विफाकी वज़रा तो इल्तिवा के बयान जारी कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के मुताबिक 2023 इंतखाबात का साल ही नहीं। मतलब यह है कि निगरान तवील क़याम करेंगे। सवाल है कितना तवील, इसका जवाब चंद घंटों की हुकूमत के पास भी नहीं। सच यह है कि निगरानी की तवालत के नाम से PDM को भी डर महसूस होता है। मुस्तकबिल का मंजरनामा निगरान वज़ीर आज़म के नाम से वाज़े होने की तवक्को है, जिसका फैसला वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुशावरत के बाद करना है। यह मुशावरत ही होगी या फिर कुछ और देखना यह भी है कि किसके नाम का कुरान निकलेगा। इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करते हैं। मिलशा मेरे साथ हैं और इस्लामाबाद से सदीक जान हमें ज्वाइन करें। सदीक जान, चूँकि सारी खबरें हैं इस्लामाबाद की, सब उस तरफ देख रहे हैं और सबका ध्यान इस तरफ लगा हुआ है कि जी अब कौन निगरान वज़ीर आज़म होगा, क्योंकि वो निगरान प्लस होगा। लेकिन एक चीज़ कम से कम डिसाइड हो गई आखिरकार कि काबीना जो है इसी तरह से बराबरी के साथ तकसीम सबको मिलेगी। तो छोड़ दें वो जो मैं बात करता होता हूँ आइन और कानून की, फिर आप कहेंगे जी उसामा साहब सादी बात करते हैं, इसलिए मैं बात ही करना छोड़ दिया। छोड़ दे आइन और कानून में है निगरान सेटअप, उसका क्या मतलब है। लेकिन ये तो बड़ा खूबसूरत हो गया कि जितने अभी हमारे पास वज़ीर हैं उस हिसाब से तनासुब से डिसाइड होंगे या इतने ही सबको मिल जाएंगे। देखिए, एक मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरी पाकिस्तानी उस आवाम की तरफ से जो ये प्रोग्राम देखती है कि आपने आज कहा है कि आप आइंदा ये आइन और कानून की बात नहीं करेंगे। इसके लिए मैं बहुत आपका मशकूर हूँ, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसकी वजह यह है कि मैं इसलिए आपको कहा करता हूँ कि आप आइन का कानून का नाम ना लिया करें, क्योंकि इन दो अल्फाज से लोगों के जो सेंटिमेंट्स इन दो नामों के साथ हो रहे हैं वो बहरहाल जिस तेज़ी से बन रहे हैं वो आपके सामने है। दूसरा यह है कि पहले बात कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। प्राइम मिनिस्टर वो होगा, एक ही नाम की 6 पर्चियाँ डाली जाएंगी और जो भी पर्ची आप उठाएंगे तो जाहिर है वो पर्ची ही 6 की 6 पर्चियों पे एक ही नाम लिखा हुआ होगा, तो अच्छा। वही जो डिसाइडेड होगा। तो कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप जिसे कहें कि कोई बड़ी लड़ाई झगड़ा या मामलात या इख्तलाफ या कोई चीज़ें हों। तो ये है निगरान सेटअप के हवाले से। और जहाँ तक दूसरी बात है इसकी काबीना की, वो बिल्कुल तय हो गया है कि सबको हिस्सा बकदर जुस्सा जो है वो मिलेगा। और उनको ये यकीन दहानी कराई गई है कि अगर 9, 10 माह 11 माह 1 साल इलेक्शन नहीं होगा तो आपकी खांचे खाबे, आपकी करप्शन लूट मार, आपकी ये सारे मामला जो हैं वो चलते रहेंगे। अच्छा, अब मुजम्मिल, ये तो सदीक से एक हमारा प्यार का रिश्ता है, भाई है छोटा, लेकिन देखिए मैं ये बात कह रहा हूँ ऑन एयर कि मैं आइन और कानून की बात करता रहूँगा। बड़ी मेरा इस वतन से प्यार मोहब्बत और उसका तकाजा है कि मैं पाबंद रहूं यहाँ का जो कानून है और जो आइन है आपको करनी चाहिए। हाँ, और इसलिए मैं आवाज़ उठाऊंगा। मुझे पता है कि उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा। मुझसे भी जब कहते हैं मैं एक जवाब कहता हूँ कि जी एक बात आप लिख लें, क्योंकि आपसे भी हमसे भी कहीं मिलते हैं किसी तकरीब में, लोग कहते हैं जी क्या बन रहा है। एक साफ़ी से यही है कि अच्छा आप खबरों में रहते हैं, आपका क्या तज्जिया है। तो मैं कहता हूँ जी आइन और कानून के मुताबिक तो नहीं कुछ होगा, बाकी जो कुछ होगा उसके अलावा होगा। मगर बात यह है कि अब ये निगरान सेटअप आइन में तो वो छोड़ दें कि जी जो निगरान आपने कहना था कि जी इस तरह का होना चाहिए जो एक गैर जानिबदार हो, वो तो बिल्कुल ही उसका हशर हो गया। मगर ये काबीना में अब बंदर बांट होगी और उसके बाद जो निगरान आएगा जिस पर सदीक जान ने कह दिया जी वो 6 ही पर्चियाँ होंगी, नाम एक ही होगा, तो वो इनकी जो सोच है उसके मुताबिक वो चलेगा कि काबीना में हमारे लोग हैं वो हमारे मुताबिक चलेंगे। निगरान वज़ीर आज़म हमने पॉइंट कर दिया, वो कुछ हमारी हया शर्म करेगा, या वो चेयरमैन PTI वाला मामला ना हो जाए कि लगाए तो मैंने थे लेकिन सुनते मेरी नहीं थे। देखिए, इसमें तो पहली बात तो ये है कि जो नाम के हवाले से राजा रियाज साहब से भी एक जर्नलिस्ट ने गालिबन आज ही पूछा,
कि आप तो फ़ैसला तो आपने करना है वैसे शहबाज शरीफ साहब से मीटिंग में, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने तो फ़ैसला कर लिया, आपकी राय की फिर क्या अहमियत है? उन्होंने कहा कि इस तरह के सवाल ना करें। तो इससे आइडिया तो यही होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है जिसमें अपोजिशन लीडर की इनपुट बड़ी अहम होती है, वो इसीलिए यहाँ पर इस केस में अप्लाई होती दिखाई नहीं दे रही कि अपोजिशन इफेक्टिव तो नहीं है। असम्बलियाँ जो है वो छोड़ के चली गई तहरीक इंसाफ, और उसके बाद राजा रियाज साहब तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, एक खाली जगह पुर कर रहे हैं। इसके अलावा तो उनकी इनपुट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी, और फ़ैसला वहीं से होगा जहाँ से वो सहाफ़ी ने सवाल किया कि नवाज़ शरीफ साहब की इनपुट होगी या फिर दूसरे स्टेक होल्डर्स की होगी। तो इसमें अब हफीज़ शेख साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि देयर इज़ अ हाई चांस के उन्हीं का नाम आगे जाए, लेकिन कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान है, 11th आवर तक कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और सियासत इक्वली अनप्रेडिक्टेबल है, और आखिरी बॉल तक वेट करना पड़ता है, फ़ैसले का इंतज़ार करना पड़ता है। तो कहा तो जा रहा है रात तक फ़ैसला हो जाएगा, और शायद ख़ाकान अब्बासी साहब का नाम भी गर्दिश कर रहा है। कुछ ज़राए ये कहते हैं कि नून लीग की शख्सियत होंगी, तो अगर तो नून लीग की शख्सियत हुई तो उसका मतलब यही है कि दे आर नॉन सीरियस, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि एटलीस्ट ये पोर्ट्रे भी करें, ये दिखाएं भी कि न्यूट्रलिटी से काम होगा। फिर वो तो एक्सटेंशन होगी ऑफ द करंट गवर्नमेंट। वो फिर आप ये नहीं कह सकते कि हुकूमत तब्दील हुई है, वो आप ये कहेंगे चेहरा तब्दील हो गया है, क्योंकि अगर वैसा सेटअप आता है तो उसमें ये मुमकिन तौर पर ये हो सकता है कि वज़ीर ख़जाना के तौर पे उस सेटअप में हफीज़ शेख साहब एडजस्ट हो जाएं, अदरवाइज़ ही इज़ गोइंग टू लीड। तो यही दो ऑप्शंस हैं, क्योंकि जो इकॉनमी का कंसर्न है वो उन्हीं को सौंपने की बात की जा रही है। और जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की जहाँ तक बात है तो उस पर मैं तो समझता हूँ कानूनी एक्सपर्ट्स की हमें राय लेनी चाहिए आज नहीं तो कल, कि ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है कि 2017 की मरदमशुमारी है, और इसके बाद आइन ये कहता है कि सिर्फ एक मरतबा ही उस सेंसस के तहत इलेक्शन हो सकता है, तो वो 2018 में हो गया, इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत डिले होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। तो फिर ये तो इसी तरह ना कि मैं कहूँ कि मैंने तैयारी नहीं की इसलिए पेपर डिले कर दें। अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया तो वो जवाज़ इस चीज़ का नहीं है कि इलेक्शन का प्रोसेस ही आगे चला जाए। लेकिन चूँकि अब वो ये मामला तहरीक इंसाफ पे डाल रहे हैं, उन्होंने कोर्ट एंड कोर्ट ये कहा है कि पहले 3 साल क्यों नहीं आपने सेंसस करवाया, क्यों नहीं मरदमशुमारी करवाई, अब आखिर में हम कैसे करते हैं इस चीज़ को। तो ब्लेम गेम चल रही है, लेकिन जिस तरह से कैटेगोरिकली कह दिया गया है कि ये इलेक्शन का साल नहीं है, डिबेट ही ख़त्म हो गई है। कौन इस पर अब आर्ग्यू करेगा कि इस साल इलेक्शन होगा या नहीं होगा, अगले साल मार्च में होगा या नहीं, इस पर डिबेट कर लें, लेकिन उसका भी 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम दिया जा रहा है। तो अगर 6 से 8 महीने लगाए जाएं तो मुझे लगता है मार्च से आगे ले जाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दीज पीपल, लेकिन इस साल का इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन के नहीं हो रहे हैं। तो सदीक, वो जो तहरीक इंसाफ पर तनकीद की जाती है उनके चेयरमैन पर, जी असम्बलियाँ तहलील करती हैं, वो तो फिर एक्सपोज हो गए ये सब कि प्लान ही कुछ और था, इसका मतलब है वो तो आप छोड़ ही देंगे। तो अब खुद कह रहे हैं इस साल भी नहीं, तब सबके बयान आते हैं, उस वक्त भी मरदमशुमारी हो चुकी थी, उस वक्त भी सबको पता था क्या है। तो इस तरह हर गवर्नमेंट आएगी वो जब मरदमशुमारी का बहाना बना सकेगी, आखिरी वक्त में आके कह दे कि चलो हमारा ही केयरटेकर सेटअप आ जाएगा, वो एक कंटिन्यूशन हो जाएगी। तो ये इस तरह से क्या जो इनके ख्वाब हैं वो पूरे हो जाएंगे? जो बात हो रही है शायद नून लीग का ही आदमी आ जाए या जो भी आएगा, या काबीना ये कह रहे हैं कि डिसाइड हो गई है, आप जिसका हवाला दे रहे हैं कि जिसका जितना जुस्सा है उस हिसाब से उसका हिस्सा, तो वो इनकी सुनेगा या वो शहबाज शरीफ साहब वाला मामला ना हो जाए? नहीं सर जी, वो जो भी निगरान सेटअप हो, इनका इक़्तिदार हो, इनका इक़्तिदार ना हो, इनका मकसद है ना वो सिर्फ ये है कि हमारी करप्शन और लूटमार जो है वो जारी रहे और हमारा माल पानी बनता रहे। और दूसरा उनका ये है कि जो हमारे करप्शन केसेस हैं वो मैनेज होते रहें, और जो हमने करप्शन लूट मार की कर रहे हैं या की है वो कोई उसको छेड़छाड़ ना करे। तो ये उनका मकसद है। अगर ये मकासद उनके पूरे होते रहें, वो इक़्तिदार में हों ना हो, वजारतें हों ना हो, वज़ीर-ए-आज़म हों ना हो, तो इससे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। तो इसलिए जो है मसला ये है कि इनको उससे मकसद है, इनको बाकी कोई इन्होंने कोई आवाम की खिदमत तो करनी नहीं है, इसलिए आवाम की खिदमत जो है वो मैटर नहीं करती, वो चीज़ें मैटर नहीं करती। तो इनकी वो अगर करप्शन लूटमार जारी रहेगी और इनके केसेस जो है वो मैनेज होते रहेंगे तो इनको कोई मसला नहीं है, 10 साल आप इलेक्शन ना करवाएं। लेकिन जो हफीज़ शेख साहब की बात हुई है मुजम्मिल, उसको अगर हम देखें, एक तो ये है कि वो किसी भी पार्टी का नहीं, हम उस तरह से कह सकते हैं, अगरचे वो वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं तहरीक इंसाफ के दौर में, उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में भी रहे, मगर अगर वो होते हैं तो फिर तो ये सवाल आएगा जी, तनकीद होती रहे कि जी कितनी बुरी कारकर्दगी थी बतौर वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख साहब की, उसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग सब शामिल थे, कि बहुत बुरा दौर था। अगरचे मैं समझता हूँ कि उन्होंने काफ़ी चीज़ों को संभाला था, लेकिन ज़ाहिर है कि वो एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, तो उसका फिर किस तरह से वो दिफा करेंगे कि हम उसको वज़ीर-ए-आज़म लगा रहे हैं जो बतौर वज़ीर ख़ज़ाना बहुत ही बुरा था।
देखिए इसमें तो अब पीटीआई के दौर में जो परफॉर्मेंस रही थी उसकी अगर हम बात करें तो शौकत तरीन साहब का आना, रिप्लेस करना, वो बिल्कुल वो तो मैंने एक इंटरव्यू में उनसे भी पूछा था कि आप बताएं किस जवाब पे उनको हटा के आपको लाया गया, उनको जवाब नहीं आ रहा था आगे से। तो ये है कि कहते हैं एक रीज़न है कि जी वो सेनेट का इलेक्शन ही नहीं जीत सके थे हम, जी, लेकिन उसमें और भी तरीके कंटिन्यू करना मुश्किल था। मुशीर रख सकते थे, लेकिन उसमें फिर डिबेट आ जाती है कि वो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास एक वजीर ही कर सकता है, वो प्रॉब्लम्स थे। खैर तो उसमें ये है कि परफॉर्मेंस उसमें तो इतनी बुरी नहीं लगी। जो ओवरऑल जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे अगर देखे जाएं उस दौर में तो पीटीआई के बाकी इकोनॉमिक मैनेजर से बेहतर रहे थे। लेकिन बात यही है जो आपने किया कि उनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक टेक्नोक्रेटिक अप्रोच के साथ आते हैं और जो उनका बैकग्राउंड है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को सर्व करने का है, जो कि शो यही करता है कि वो एक ऑब्जेक्टिव के तहत उनको लाया जाता है सिर्फ। तो अगर ये सिर्फ परफॉर्मेंस की डिबेट अनफॉर्चुनेटली अब चूँकि बन गई है कि अब हमें केयर टेकर गवर्नमेंट भी वो चाहिए जो परफॉर्म करे, हालांकि ये तो पहले डिबेट पाकिस्तान में 70 साल में नहीं हुई कि केयर टेकर वो लेके आओ जो कि अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करे, हालांकि उसका काम सिर्फ इलेक्शन प्रोड्यूस करना है। तो अब अनफॉर्चुनेटली हम इस डिबेट पे आ गए हैं, तो ये भी फिर इट्स अनदर इलेक्शन। इसका मतलब ये है कि एक फुल फ्लेज्ड इलेक्शन है, ये एक फुल फ्लेज्ड वज़ीर आज़म है। आप ये छोड़ दीजिए, केयर टेकर का वर्ड निकाल दीजिए, इससे फिर शायद हमें ये रैशनलाइज़ कर सकें इस सूरत हाल को। अदरवाइज सेंस नहीं बनती कि हम इस बात को आर्ग्यू करें कि अब जो केयर टेकर सेटअप आ रहा है उसमें कितनी परफॉर्मेंस की एबिलिटी है। आइन की शिक को कहाँ फाड़ कर फेंक दे के चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वही जो वोट लेकर आएगा वो वज़ीर आज़म बनेगा। जी देखें ना, यही तो अब मसाइल हैं कि अगर ये सेटअप लंबा होता है और ये अगले साल के मिड तक चला जाता है तो फिर इसका मतलब यही है कि ये तो बहुत जो मैंडेट है उसकी एक मौकरी है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा एक्सटेंशन दे रहे हैं इस चीज़ को जो कि सिर्फ इलेक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए थी। अब चूँकि मरदमशुमारी की डिबेट खड़ी हो गई है तो can't do anything about it। अब ये इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना, वो उसके अलावा सब कुछ कर रहा है, तौहीन के भी बाकी बहुत से काम कर रहा है जी, आगे कैसे हमने लेकर जाने। निगरान सेटअप का काम इलेक्शन कराना है, वो इसके अलावा सब कुछ कर रहा है। पुलिस का काम लोगों को प्रोटेक्ट करना है, वो प्रोटेक्शन के अलावा लोगों को पकड़ धकड़ सदीक सब कर रहे हैं। ये हमारे इदारों को क्या हो गया, वही बात कि आइन और कानून के अलावा से यहाँ सब कुछ चल रहा है। लेकिन चले अब मान लिया कि ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं जी 1-2 माह की तौसीह हो जाती है। एक कायरा साहब का भी फरमान था कि क़यामत नहीं आ जाएगी अगर 1-2 महीने आगे चले जाते हैं। राना सनाउल्लाह ने तो बात ही ख़त्म कर दूँगा 2023 में नहीं है, लेकिन काश वो बता देते कि फिर 2024 में है, 25 में है, 26 में है, कब है। तो ये जो ये समझ रहे हैं या कहना चाह रहे हैं कि ये चलो 120 दिन नहीं तो कोई 200 दिन में हो जाएंगे, ये 200 ही दिन रहेंगे या ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, कोई पेशगोई नहीं है कि कहाँ तक जाएगा काम, कभी इलेक्शन कब होंगे फिर। देखिए ये देख के चीज़ों को फ़ैसला किया जाएगा कि तहरीक इंसाफ के हवाले से कि उनका क्या मामलात हैं, अदालतों से रिलीफ मिला है नहीं मिला, बाहर हैं अंदर हैं, बल्ले के निशान है नहीं हैं, लोग कितने टूटे हैं नहीं टूटे, आवाम कितनी मायूस हुई है नहीं हुई, ये सारी चीज़ें देख के और फिर इलेक्शन का फ़ैसला होगा। इलेक्शन कराने या ना कराने का फ़ैसले का ताल्लुक मरदमशुमारी से बिल्कुल नहीं है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब को जो कहा जाएगा वो वही करेंगे। उनको अगर आप कहें ना कि 54 दिन में 55 दिन में इलेक्शन करवाने, वो आपको 54-55 दिन में करवा के दे देंगे। आप उन्हें कहेंगे 5.5 साल इलेक्शन नहीं करवाने, वो आपको इस बात को इंश्योर करके जाएंगे, क्योंकि उनको एक्सटेंशन भी मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता कि उनकी मुद्दत कब पूरी हो रही है, एक्सटेंशन मिल सकती नहीं मिल सकती, तो आप उनको एक्सटेंशन दे दें। जब तक आप उन्हें कहें कि आप अगले 15 साल आपने इलेक्शन नहीं करवाने, तो वो बिल्कुल आपको इस चीज़ को इंश्योर करके देंगे कि अगले 15 साल इलेक्शन नहीं होंगे। बाकी जहाँ तक बात है, आज़म रज़ीद तारड़ साहब ये बात कह रहे हैं कि 6-8 हफ्ते इलेक्शन जो है वो आगे जाएगा। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब भी कह रहे हैं कि 4 माह तो हल्का बंदियों के लिए लगेंगे। फिर इरफान कादिर साहब कहते हैं कि जनाब आइन में ये तो लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि 90 दिन में ना हो तो फिर क्या होगा, तो आप ना भी करवाएं तो कोई मसला नहीं है। और मियां नवाज़ शरीफ बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं, मरीम नवाज़ ऑन बोर्ड हैं, शहबाज शरीफ ऑन बोर्ड हैं, सब ऑन बोर्ड हैं। उसकी वजह यह है कि सब ऑन बोर्ड और इसलिए हैं कि इनके पास और ऑप्शन क्या है। क्या ये कह सकते हैं कि नहीं हम इलेक्शन करवाएंगे? क्यों नहीं कह सकते? इसलिए नहीं कह सकते कि इन्हें पता है कि हमें कैसे बरी करवाया गया है, इन्हें पता है कि हमने कितनी करप्शन लूट मार की है, इसलिए ये इनमें ये है ही नहीं जुर्रत कि ये को बात कर सकें कि आइन ये कहता है कानून। तो फिर आगे से जवाब होगा अच्छा आइन ये कहता है कानून ये कहता है, फिर आइन तो और कानून तो ये भी कहता है कि करप्शन में जो आप बरी हुए हैं, जिन केसेस में आपको बरी कराया गया, उसके ऊपर तो अपील होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई। FI के किसी केस में अपील नहीं हुई, नैब के किसी केस में अपील नहीं हुई। कानून तब्दील करके जिस तरह से इनके केसेस ख़त्म करवाए गए, क्या आइन के मुताबिक है वो कानून जो बनाया गया? तो ये आइन और कानून की बात करेंगे तो फिर इनको भी डील आइन और कानून के मुताबिक ही किया जाएगा, इसलिए ये इनकी जरूरत नहीं है इतनी कि ये बात करें। तो इलेक्शन सर कोई इलेक्शन वाला चक्कर नहीं है। और हाँ, अगर किसी मौके पे ये लगता है कि यार ये आइडियल टाइम है और इस टाइम इलेक्शन करवा के तहरीक इंसाफ को बिल्कुल बाहर किया, फिर इलेक्शन हो जाएगा। सारी चीज़ें उस एक चीज़ के गिर्द घूम रही हैं। बाकी ये तो तैयार हैं
कि जनाब हमारे मामला ठीक चलते रहें, हमारे काम होते रहें, निगरान वज़ीर-ए-आज़म कोई भी आएगा। हाँ, अगर हफीज़ शेख साहब अगर आ रहे हैं तो फिर इनको फौरी तौर पे ये करना चाहिए मरीम नवाज़ साहबा को कि इनकी जो सोशल मीडिया टीम है उनको कहें, और जो इनके हामी सहाफ़ी हैं, एंकर्स हैं, उनको कहें कि जो हफीज़ शेख साहब के बारे में इन्होंने ट्रेंड्स किए थे, ट्वीट्स किए थे, वो फ़ौरन डिलीट कर दें, क्योंकि इन्होंने साबित किया था कि वो मुल्क दुश्मन है, और इन्होंने साबित किया था कि वो गद्दार हैं, इन्होंने साबित किया था कि उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह किया, इन्होंने साबित किया था, और ये मुतालबा करते रहे कि उनका नाम ईसेल पे डालना चाहिए। तो वो ट्वीट्स प्लीज़ ये ज़रा डिलीट करवा दें, क्योंकि आपको इतनी 16 माह में शर्मिंदगियाँ मिली हैं, ये सबसे बड़ी शर्मिंदगी होगी पिछले 16 माह की। और आपने देखा था कि शहबाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़रोग नसीम साहब को अपना वकील कर लिया था, फिर हर तरफ से जो इनके लिए हुआ, और वो भी इसलिए शहबाज शरीफ साहब ने वकील चेंज किया कि इनके अपने सारे हामी सहाफ़ी जो है वो इनके ऊपर बिल्कुल उन्होंने बंदूकें तान ली थी और वो मुसलसल इनको टारगेट कर रहे थे। तो इन्होंने कहा यार चेंज करो वकील, ये हमने क्या कर दिया। तो ये बस ट्वीट्स जो है वो मरीम साहब डिलीट करवा दें। अगर हफीज़ शेख साहब आ रहे हैं तो ये तो काम फौरी तौर पर सदीक ये तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो इस पर ये कहेंगे ना कि हम जिस पर तनकीद करते रहे हमने उसको लगा दिया, कितने न्यूट्रल हैं हम। दैट्स इवन बेटर। ये तो एक बिल्कुल ये एक एंगल बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसमें वो कहेंगे देखिए हमने तो आपका बंदा लगा दिया, अब आप ये ना कहिएगा कि न्यूट्रल नहीं है। ये तो मुज़म्मिल ने बात सही की है, वैसे ये एक तरफ से उनको ये जवाब मिल जाएगा। जी सदीक बिल्कुल चलें, अच्छा है ये कहें कि हमने बड़ा दिल कर लिया है, हमने जो है वो अपने सियासी मुखालफिन को जो है वो माफ़ कर दिया, और जो हम समझते हैं कि इस वक्त डिलीवर कर सकते हैं उसको हम लगा रहे हैं। हाँ, लेकिन उसमें ये भी आएगा ना, वो जो मैंने किया कि इतनी बड़ी उनकी परफॉर्मेंस थी तो उनको फिर वाले क्यों किया जा रहा है। लेकिन मेरे पास लास्ट मिनट है, उसमें वेरी ब्रीफली कि 7 महीने हो गए हैं निगरान सेटअप को, अच्छा ब्रेक का कह दिया गया, चलें हम आगे इस पर बात कर लेंगे कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा जिसमें कहा गया कि जी अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का मुस्तकबिल जो है पाकिस्तान की मीशत पर डिपेंड करता है। तो लगता यह है जिस तरह सदीक जान बात कर रहे थे कि अब इलेक्शन का फैसला भी मीशत पर ही डिपेंड करता है। अगर हालात कुछ बेहतर हो गए तो इलेक्शन दूर हो जाएंगे, हालात ना संभले तो फिर शायद इलेक्शन करवा दिए जाए। ब्रेक के बाद बात करेंगे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के मुस्तकबिल पर। अब पता चला। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की मुश्किलात तो बढ़ रही हैं, अब इस वक्त वो जेल में हैं, उनकी कई दरख्वास्तें इस वक्त नज़र आ रही हैं। एक तो है कि इस केस को ख़त्म कर दिया जाए, फिर साथ ये कि जब तक केस चल रहा है उनको ज़मानत मिल जाए, इसके अलावा ये कि उनको किसी और जेल में मुंतकिल किया जाए जहां उनको बेहतर क्लास मिल सके। सदीक जान से इस बारे में हम जानते हैं। सदीक, क्या इस वक्त स्टेटस है, किस तरह से ये मामला आगे चलेंगे और कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको सारी इस वक्त कानूनी सूरत हाल बता देता हूँ। आज का दिन इंपॉर्टेंट था कि चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के बाद आज पहली मरतबा उनके किसी केस की समाअत थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने एक दरख्वास्त जो दायर की है जिसमें ये कहा गया है कि अटक में उनकी जो मुंतकली है अटक जेल में वो गैर कानूनी है, और इस फैसले को कलअदम करके और उनको अडयाला जेल जो है वो मुंतकिल किया जाए, क्योंकि जो अटक जेल है उसमें जो है वो A और B क्लास जो है वो हैं ही नहीं, सिर्फ C क्लास है। तो इस दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ आज इस दरख्वास्त की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ात दूर करते हुए उसको कल समाअत के लिए मुकर्रर किया है, और उसमें जो है वो आज जो रिटर्न ऑर्डर आया है उसमें 3 वकला को मिलने की इजाज़त दी गई है, जिसमें शेर अफजल मरवत साहब हैं, उमैर न्याजी साहब हैं और नईम हैदर पंजोता साहब जो हैं, इन तीनों को अलाउ किया गया कि ये जाके मिलें। और साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने रिटर्न ऑर्डर में कहा है कि उनको कानून के मुताबिक जो सहूलियात मिलनी चाहिए वो सहूलियात दी जाएँ। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, आज मेन अपील दायर की गई कि ये जो फैसला था तोशाखाना केस का ट्रायल कोर्ट का, ये कलअदम किया जाए और उनको बाइज़्ज़त बरी किया जाए। उसके साथ एक दरख्वास्त दायर की गई है कि जब तक आप मेन अपील नहीं सुनते तब तक ये जजमेंट सस्पेंड कर दिया और उनको ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए। तो ये अपील जो है कल समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब इसकी समाअत करेंगे। ये 2 मामला हो गए। तीसरा मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था जिसमें उन्होंने दोबारा जज हुमायूं दिलावर साहब के पास मामला भेजा था और उसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आज उसको भी नंबर लग गया है। चौथी डेवलपमेंट यह है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो FIR हुई थी कोयटा में, अब्दुल रज़ाक शार जो वकील थे उस केस में उनकी कल जो है वो पेशी है, समाअत है। उनको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कर रखा है, लेकिन अब क्योंकि वो ज़ेरे हिरासत हैं, पाबंद सलासल हैं, तो वो अब खुद तो नहीं आ सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगी तो फिर उनको लाया जाएगा। 5वें नंबर पे कल उनका जो है वो एहतसाब अदालत में केस है जिसमें उन्होंने जो है वो ज़मानत के लिए अप्लाई किया हुआ था। अगर कल हाई कोर्ट एहतसाब अदालत उसको दरख्वास्त को आप कहती है कि अब तो वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उसको जो है वो नॉन प्रोसिक्यूशन पे उसको डिसमिस कर देती है, तो फिर नैब जो है
उनकी गिरफ्तारी इसमें भी डाल सकती है। और अब नए कानून के मुताबिक 30 दिन का जिस्मानी रिमांड है। ये चीज़ें हो गई कानूनी मामला। अब कल ज़ाहिर हाई कोर्ट में ये वाली दरख्वास्त भी है जिसमें उनको सहूलियात देने के हवाले से, फैमिली से मिलने के हवाले से, क्योंकि आज भी कहा गया कि बुशरा बीबी मिलने के लिए जाना चाहती हैं, लेकिन इस्लामाबाद कोर्ट ने कहा जब भी हम सिर्फ वकला को इजाज़त देंगे, बाकी जो कानून के मुताबिक चीज़ें होंगी वो करेंगे। और कल ही मेन अपील की समाअत है। मेन अपील पे लगता यह है कि नोटिस होंगे, फिर वो आगे मामला चलेगा। देखते हैं कि कितने दिन बाद उसकी समाअत है। 1 हफ्ते बाद रखी जाती है, 5 दिन बाद रखी जाती है, 2 हफ्तों बाद रखी जाती है, ये देखना होगा। और फिर इसी तरह से लाहौर में आज उनके केसेस थे 5 मुकदमात जो जनाउस जो है जलाओ गिराओ और इस हवाले से, उनमें एक दिन की उनकी हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त जो है वो मंजूर हुई है। अब 11 तारीख के लिए समाअत है और अगर वहाँ से भी उनकी नॉन प्रोसिक्यूशन पे ये दरख्वास्तें जो हैं ज़मानत की, बेल बिफोर अरेस्ट की, वो डिसमिस हो जाती हैं, तो फिर उनकी तमाम उन केसेस में जिनमें उनके वारंट गिरफ्तारी हैं, गिरफ्तार करना चाहती है प्रोसिक्यूशन, उन सब में उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और फिर एक लंबा प्रोसेस उनके लिए चलेगा। एक केस से निकलेंगे दूसरे में, दूसरे से निकलेंगे तीसरे में, ये सारा मामला चलता रहेगा। तो ये उनके लिए इस वक्त कानूनी महाज पे ये सूरत हाल है। और साथ ही आज एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने आज इजलास किया है और उन्होंने एक करारदाद पास किया जिसके मुताबिक यह है कि चेयरमैन PTI जो हैं वो ताहयात चेयरमैन PTI रहेंगे। और साथ ही उन्होंने जो अभी कानून साजी हुई है पार्लियामेंट में, इनको चैलेंज करने का फैसला किया है अदलिया में। और साथ ही जो CCI ने जो नई मरदमशुमारी की मंजूरी दी है, इसको भी चैलेंज करने का फैसला किया गया है। तो ये भी आज की एक बड़ी डेवलपमेंट है। देखते हैं अब कल किस तरह से चीज़ें आगे जो है बढ़ती हैं। ये पूरा एक लगता है कि प्लान तो है जमील के, अगर इस केस में उनको रिलीफ मिल भी जाता है, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं जी 3 साल की कैद में उनको फौरी रिलीफ ये मिल सकता है कि ज़मानत पे शायद रिहाई हो जाए जब भी केस लगेगा। लेकिन उसके बाद कई और केसेस उनके लिए तैयार हैं जो हमने तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं के हवाले से देखा है। श्री मज़ारी साहिबा के देखा है, हमने अली मोहम्मद खान साहब का देखा है, शहर रफीदी, एक लंबी फहरिस्त है। तो एक में अगर कोई रिहाई भी मिलती है तो अगले केसेस पहले से मौजूद है। देखिए, इसमें इस केस के हवाले से 2 ऑप्शन थे उनके पास। जो उनका पहला क्लेम था कि ये जो केस सुना जा रहा है इसमें बायसनेस का एलिमेंट है, इसके अलावा हुमायूं दिलावर साहब से उनका इख्तलाफ था। तो 2 तरीक़ाकार थे, एक तो फुल फ्लैज लड़ते इसको और 101% इस केस को फ़ाइट करते, लेकिन दूसरा तरीका ये था कि आप बॉयकॉट कर देते, आप एक मरतबा भी पेश ना होते, ताकि एक स्टेटमेंट जाता कि ठीक है आपने इस कोर्ट के सामने पेश ही नहीं होना, इससे जो भी फ़ैसला आएगा उससे आपको कोई उम्मीद नहीं है, बिकॉज यू कैन सी कि क्या फ़ैसला आएगा। तो आप 30-40 पेशियाँ गालिबन होती हैं, उसमें से आप 5 पे जाते हैं सिर्फ। हालांकि ये इल्म है सबको कि इट वाज़ वेरी क्रिटिकल, अगर आप इसको प्रेजेंट नहीं करते, अपने फैक्ट्स को कंटेस्ट नहीं करते, तो फंसने का अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी थी उस टाइम पे। तो दे वर समवेयर बिटवीन द 2 सिचुएशंस। तो वो उससे ये हुआ कि पहले तो पुअरली फॉट केस था जो उनकी लीगल टीम के हवाले से बात की जाए या उस तरह की जाए, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड पे तवज्जो दे रहे थे और एंटिसिपेट कर रहे थे फ़ैसले को, बॉयकॉट की बातें कर रहे थे, कर नहीं रहे थे। तो एक तो वहाँ पर थोड़ी वीकनेस रही इस केस के अंदर, लेकिन शायद अगर ये ना होती तो रिज़ल्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ आ सकता था, ये डिबेटेबल चीज़ है। दूसरी बात मैं सुन रहा था शेर अफजल मरवत जो कि उनके लॉयर हैं, वो ये बात कर रहे थे कि उनका जहाँ पर उनको रखा हुआ है वहाँ पे रात को गालिबन कोई मीठी चीज़ फेंक दी जाती है और कीड़े आ जाते हैं। इसके अलावा वैसे हालात ख़राब हैं उस जगह पे, तो चूँकि वो एक प्रोमिनेंट शख्सियत हैं इसीलिए वो बेहतर फैसिलिटी डिज़र्व करते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अगर साबिक वज़ीर आज़म है, पार्लियामेंटेरियन है, तो ट्रीटमेंट बेहतर होना चाहिए, लेकिन सब के लिए फिर होना चाहिए, क्योंकि उनका अपना नारा था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान। तो बाकी जो लोग छोटे ऑफेंस में पकड़े जाते हैं या फिर जो प्रोमिनेंट नहीं है, ह्यूमन राइट्स तो उनके भी बराबर होते हैं। अगर आप अमेरिका में खड़े होकर कहते हैं कि नवाज़ शरीफ मैं आके तुम्हारी जेल से ऐसे ही उतरवा दूँगा, दिस इज़ वट यूर फेसिंग राइट नाउ ना। राना सनाउल्लाह साहब जब उनसे ये सवाल हो रहा है कि क्यों लेकर गए अटक, उनको नहीं जवाब दे रहे क्लियरली उसका, हालांकि कोर्ट ने ऑर्डर एड्रेस किया था इस्लामाबाद को, और इस्लामाबाद में आप सिर्फ अडियाला के अलावा तो नहीं ले जा सकते कहीं पे। तो वो जिस तरह से किया गया है, इसमें ये एलिमेंट है जिसको हम कह सकते हैं कि बदला लेने की एक सोच PDM की तरफ से, PMLN की तरफ से, बिकॉज दे हैव बीन फेसिंग एवरीथिंग जो कि आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ फेस कर रहे हैं। तो काश ही ऐसा होता कि तमाम पॉलिटिशियन एक दूसरे को सफ़र करवाने की बजाय कंसेंसस करते इकॉनमी पे, असल मसाइल पे, असल इशूज़ पे, तो हर कोई हर 3 साल बाद ये सब फेस ना कर रहा होता। अच्छा, ये बात जो सदीक जान बार बार आती है कि हुकूमत की तरफ से, राना सनाउल्लाह साहब को मैं सुन रहा था, दीगर लोगों कहते हैं देखा ये क्या कहता था, अब देखो इस पर आ रहा है और ये सब किया जा रहा है, मुकाफ़ात अमल है, ये सब कुछ। तो कहीं दोबारा ये चीज़ रिवर्स ना हो जाने वाले दिनों में, क्योंकि ये तोशा खाना के तहफ़ तो फिर किसी ने भी जाहिर नहीं किए उस फॉर्म में जिस पर ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को सज़ा हुई है। इसमें तो बहुत बड़े बड़े नाम आ जाएंगे और इस पर दरख्वास्त भी चली गई है। और एक और चीज़ ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, नईम पंजोता साहब
को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपने भी नाम लिया कि ये 3 जो वकला मिल सकते हैं, उनमें नईम पंजोता का नाम था और वही जाकर साइन करवा कर लाए थे। अब FIA में वो पेश हुए थे कि वो फेसबुक पोस्ट का मामला था, उन्होंने वो दिखाई थी। अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो गए भी थे FIA में, जबकि साकिब बशीर साहब समेत सीनियर साफ़ी हैं, उन समेत और बहुत से लोग इस चीज़ के गवाह हैं कि उन्होंने उसी जगह पर वो पोस्ट पहले देखी है जब तक वो लॉक नहीं हो गया अकाउंट। तो ये अब मामला किस तरफ चलेगा, इन दोनों पर बताइएगा। देखें, एक तो अभी मैं दोबारा चेक भी कर लेता हूँ, नईम पंजोता साहब के हवाले से बताया गया था कि नहीं वो गिरफ़्तार नहीं हुए। अच्छा। उनसे तफ्तीश जो है वो जारी है। अगर अभी लेटेस्ट कोई ख़बर आई है तो मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वो क्योंकि शरफ अफजल मरवत साहब ने ये ट्वीट किया था कि उनको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन दोबारा आया था कि नहीं, उनको गिरफ़्तार जो है वो नहीं किया गया। दूसरी जहाँ तक बात है, ये तो हो गया नईम पंजोता साहब का। और इससे पहले आपने क्या सवाल किया था किस चीज़ के हवाले से? ये कि जी ये जो अब कहा जाता है कि जी मुकाफ़ात अमल है, या ये जिस तरह से इनको रखा गया है इमरान खान साहब को, बदला तो चले अपनी जगह, लेकिन ये कहते थे नहीं होना चाहिए। आपने बाकियों की जी आपने बाकियों का कहा था कि उनको भी हाँ जी, ये तोशाखाना में बिल्कुल फॉर्म बी में उन्होंने भी नहीं लिखा हुआ। तो अब ये बात हो रही है, दरखास्त भी चलेगी है कि इसमें जनाब आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब हों, ख्वाजा आसिफ हैं, शाहिद खान अब्बासी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने भी अपने फॉर्म बी में जो चीज़ें उन्होंने ली, खरीदी, बेची, किसी को आगे तोहफे में दी, तोशाखाना से कुछ भी जाहिर नहीं किया गया। और फिर मसला यह है कि 120 दिन के बाद यहाँ भी उसके बाद ये केस चला है, तो फिर ये तो अब चाहे 10 साल पुराने तोशाखाने के मामला हों, वो सब लाए जा सकते हैं इनके खिलाफ। देखें, उनका इस वक्त क्योंकि हवाएं और फ़िज़ाएँ उनके हक़ में चल रही हैं तो कुछ भी नहीं होगा। ये तो घड़ी और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छुपाने से इनके साथ क्या होना है। इन्होंने तो लंदन के इतने बड़े बड़े फ्लैट्स जो है वो छुपाए और उसके आज तक ज़राए नहीं बताए। जनाब स्पीकर ये हैं वो ज़राए, और उसकी मनी ट्रेल आज तक नहीं दे सके। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकलवा के बेच दी और बड़े बड़े इन्होंने जो है वो बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े कारोबार खड़े कर लिए। दुबई में जो बताए जाते हैं कि किस किस के कौन कौन से प्लाजे हैं, तो इनके तो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें इन्होंने बना ली, छुपा ली, और वो सारी, तो उसके ऊपर इनको सजाएं नहीं हुई। तो ये तोशाखाना के गिफ्ट तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। और फिर इनको कॉन्फिडेंस भी है, और वो कॉन्फिडेंस ये है, देखें ना, शहबाज शरीफ साहब अभी से 5 साल के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बिहेव कर रहे हैं अभी से, कि मैं 5 साल का वज़ीर-ए-आज़म हूँ, और उसी तरह से उनकी चाल ढाल, उनकी गुफ्तगू, उनकी बात, ये करेंगे वो करेंगे, वो सारी वो उसी तरह से जैसे 5 साल के लिए वो दोबारा जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। बस ये 3-4 माह कोई पता नहीं कोई मेंटेनेंस कोई होनी है यहाँ पे चीज़ों की, और 3-4 माह बस उनको छुट्टी पे भेजा जा रहा है, और ज़रा वो घूम फिर आएँ, लंदन जाएँ, आगे पीछे ये वो, बाकी तो 5 साल के लिए मुंतखब हो गए। इस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, और ये उनका है। तो उनको ये लगता है कि इस वक्त उनके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है, और वही आएंगे, उन्हीं को लाया जाएगा, और इसके अलावा कोई और रियासत के पास ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए उनका कॉन्फिडेंस यह है कि वो घड़ियाँ छुपाएं, वो फ्लैट छुपाएं, वो करप्शन करें, वो लूट मार करें, वो पाकिस्तान के साथ जो मर्जी करें, ना उनको कोई पूछ सकता है, ना कोई उनको पूछेगा। ये उनका कॉन्फिडेंस है। अच्छा, अब जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब का देखते हैं मुजम्मिल, उसमें ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं कि जी उस वक्त के आर्मी चीफ़ की मर्ज़ी के बगैर वो जा ही नहीं सकते थे। उनके बयान आता है, फिर उन्होंने कहा जी फ़लाँ वक्त में हमारी बातचीत चली। तो अब जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनका मुस्तकबिल फिर किस चीज़ से जुड़ा है? क्या उनको भी कोई डील ऑफ़र हो सकती है, या जिस तरह मैंने बताया कि एक आर्टिकल में पढ़ा रहा था, उसमें कहा था जी अब मईशत देखी जाएगी, अगर मईशत कंट्रोल हो गई तो हालात बेहतर हो गए, तो फिर तो केटर सेटअप भी बहुत अरसा चल सकता है, और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी फिर बाहर आने का ना सोचें। दूसरा ये हो सकता है कि मईशत के हालात ख़राब हो जाएँ, कोई इस तरह से लोगों में एक बेचैनी और अदम इस्तेहकाम मुल्क में खुदा न खास्ता इस तरह से हो जाए, तो फिर उसमें कहीं इनके लिए रास्ता निकल सकता है। अदरवाइज कानूनी मामला तो जब केयरटेकर आएगा तो जिस तरह आप चल रहे हैं उसी तरह चलते रहेंगे। नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है, फिर जिस तरह बता रहे हैं कि जो मौजूदा सेटअप है वही दोबारा आ सकता है, तो उनके लिए तो फिर कोई रास्ता अगले कई साल नहीं है। देखें, पहली बात तो केयर टेकर का ऑलमोस्ट 1 साल के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो आप 6 साल कह लें, तो 6 साल तक तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में देखने की। उसकी वजह यह है कि ये सारी सूरत हाल जो डेवलप हुई, असम्बलियों का डिज़ोल्व करना, उसके बाद में सारे वाक़यात होना, अब नाअहली की बात यहाँ तक आ चुकी है, सज़ा हो चुकी है, तो इसमें ड्राइविंग सीट में तो शाह महमूद साहब या कोई और ही होगा तहरीक इंसाफ की, अगर हम पार्टी की बात करें। अब बहुत से हलकों में, बेशक अगर पंजाब की बात कर लें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि PTI इज़ इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन अगर नून लीग से कंपेयर करें उसको, लेकिन ओवरऑल
तहरीक इंसाफ ने अगर पंजाब से थोड़ी सी अनक्लियर मेजॉरिटी भी, क्लियर मेजॉरिटी अगर उसको ना कहा जाए और क्लोज कॉल कहा जाए, वो ले लेते हैं डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन पीटीआई, फिर भी वो ये मैनेज कर लेते हैं। तो उसके बावजूद उनको इत्तेहादी चाहिए गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। अब इत्तेहाद उनसे कौन करेगा इस सूरत हाल में, जब उनके साथ नाम जुड़ने पर ही मुश्किलात खड़ी हो रही हैं, क्योंकि जो सब कुछ हुआ है मई के बाद से अब तक, पॉलिटिशियंस का भी पीटीआई के विंग में रहना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट राइट नाउ। तो अगर उनको एक इफेक्टिव इत्तेहादी ना मिला जिसका एक स्टेक हो किसी और सूबे के अंदर, तो गवर्नमेंट फॉर्म करना इज़ इम्पॉसिबल। तो इसीलिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ का फ्यूचर, तो दूसरी तरफ पीटीआई का फ्यूचर भी जो है नेक्स्ट इलेक्शन में अपोजिशन बेंचेस पे ही देखना पड़ेगा आई थिंक। और उसकी वजह यही है कि कोई मेजर इत्तेहादी उनकी तरफ नहीं जाएगा। अच्छा, तारीख तो इसी तरह है कि एक दफ़ा बाहर जाएं तो इसलिए नहीं आपको बाहर भेजा जाता कि आप फौरी तौर पर दोबारा आ जाएं। तो सिद्दीक जान, आपको क्या लगता है, मियां नवाज शरीफ साहब भी बाहर गए, बेनज़ीर भुट्टो का भी हमने देखा है, इस तरह से जरदारी साहब काफ़ी अरसा लगता है फिर दोबारा आने में, लेकिन दोबारा वापस आया जाता है, तो तहरीक इंसाफ का क्या बनेगा? क्या उसी तरह कुछ साल अब बाहर रखेंगे या हमेशा के लिए बाहर कर सकते हैं? ऐसा तो तारीख में नहीं हुआ, वाया करती है। दूसरा, इसमें पहली बात जो है, बिलावल साहब ने जो तकरीर की, जो इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, हमने आखिर में इसको डिस्कस भी करना है, तो इसलिए इस पर पहले बात ज़रूर कीजिएगा कि वो तो इदारों से कुछ नाराज़ नज़र आ रहे हैं। उन्होंने बाकायदा अपने वालिद से भी शिकवा कर दिया कि जरदारी साहब और फिर साथ मियाँ साहब का भी नाम ले दिया कि आपको सोचना चाहिए था कि जिस तरह 30 साल आप लोगों ने गुजार दिए हैं, तो आगे आपने हमारे लिए आसानियां करनी थी मरियम के लिए, लेकिन वो शिकवा करते नजर आया कि वो काम नहीं किया आपने कम से कम इन 16 महीनों में, और कोई नौजवानों के लिए कोई उम्मीद भी नहीं छोड़ी। ये बिलावल साहब कह रहे हैं, तो बड़े मायूस नजर आए हैं। मुस्तकबिल के हवाले से वो कह रहे हैं कि बड़ी महंगाई होने वाली है। देखें, ये बिलावल साहब जो है वो ऐसे ही बातों में से एक बात कर गए, इसको भी ज़्यादा सीरियस ना लें। असल बात तो यह है कि वो उन्होंने ये भी बात इजाज़त के साथ की होगी। ऐसा नहीं है कि बिलावल साहब इतनी जुर्रत करें कि वो बग़ैर इजाज़त, उन्होंने कहा होगा कि कोई एक दो ऐसी बातें तो करने देना जिससे तासुर जाए कि हम जो है वो ग़ुलाम नहीं हैं और हम आज़ाद हैं, हमको बात कर सकते हैं। ये इजाज़त के साथ बात होगी। ये ऐसा नहीं हो सकता कि इजाज़त के साथ जो है वो बात ना हो। ये उसी तरह से है जैसे आप और मैं तय कर लें कि यार ज़रा थोड़ा सा हम आपस में कोई अपने प्रोग्राम में कोई थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा कोई इख्तलाफ करें, ताकि थोड़ा सा ऐसे लोगों को लगे कि यार इनका तो बड़ा आपस में इख्तलाफ है और बड़ा, हाँ, तो रेटिंग शेटिंग भी आ जाए। तो ये उसी तरह से रेटिंग बढ़ाने के लिए सारा कुछ है, बाकी इससे कोई जो है वो तल्लुक नहीं है। जो है इसकी और तहरीक इंसाफ जल्दी से, तहरीक इंसाफ के आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं, वापसी क्या देख रहे हैं? तारीख में तो हमने देखा वापसी होती है लेकिन फौरी नहीं हुआ करती है। एक दफ़ा आप बाहर हैं तो आप 5 साल इंतज़ार करें कम अज़ कम। सर, ये जो आपने खुद कहा था ना, इसकी सारी चीज़ें इकॉनमी से जुड़ी हुई हैं। अगर इकॉनमी बेहतर हो गई तो ठीक है, ना हुई तो फिर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, कोई कड़वा घूंट भरना पड़ेगा। मुज़म्मिल, आप क्या कहते हैं? नहीं, इकॉनमी बेहतर हो भी गई, उसके बावजूद भी एक हम हंग पार्लियामेंट ही देखेंगे, क्योंकि क्लियर मेजॉरिटी जो है, इकॉनमी बेहतर हुई हो जाए और साथ क्लियर मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी से गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए, तो उससे फिर मसाइल खड़े हो जाते हैं। इसीलिए सिस्टम अभी यही चाहता है कि पावर डिसइंटीग्रेटेड रहे इनटू सेपरेट फैक्शंस, और चाहे वो एक इत्तेहादी हुकूमत की फॉर्म हो या फिर वो ऐसा इलेक्शन हो जिसमें हर पार्टी की राय शामिल हो, जिसको कहा जाता है बहुत ही खुशाइंद होगा, जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ। तो लगता यही है कि इकॉनमी बेहतर हो या ना हो, 2/3 वाला फ़िलहाल कोई फ्यूचर नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आप फिर भी देख रहे हैं? ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो मेरा ख्याल है कि पिछले 10 साल की निस्बत थोड़ी सी कम हो जाएगी। अच्छा। उसकी वजह यह है कि जो प्रोसेशंस और धरने और जो एक कन्फ्रंटेशन थी, एक एक्टिव अपोजिशन थी, वो ख़त्म हो चुकी है। अब तो सब एक पेज पे हैं, तो इंस्टेबिलिटी कहाँ से क्रिएट होगी? अच्छा, सिद्दीक, आपको क्या लगता है कि अगर 1 साल से भी ऊपर चले जाते हैं इलेक्शन, हम एक मफरूज़ा रखते हैं, चीज़ें आसान बनाते हैं देखने वालों के लिए, कि प्लान इस वक्त ये नज़र आ रहा है बज़ाहिर के 1 साल तक कम अज़ कम केयरटेकर सेटअप कंटिन्यू करें, मईशत को थोड़ा बेहतर करें, हालात को थोड़े बेहतर करें, क्योंकि आप मुश्किल फ़ैसले नहीं ले सकते, पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है किसी भी जमात के पास। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन करनी है, मुश्किल फ़ैसले लेने हैं, एक दफ़ा महंगाई होगी, वो एक ऐसी केयरटेकर सेटअप को करने दें जिनका कोई पॉलिटिकल फ्यूचर तो है ही नहीं, और वो फिर करके चले जाएंगे। उसके बाद एक इलेक्शंस हों जो कि साफ शफाफ भी नहीं नज़र आएंगे उस तरह से, और फिर यही लोग दोबारा आ जाएंगे, और ये एक सिनारियो बनता नज़र आ रहा है अभी। तो क्या आप इस सूरत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम और फिर मामलात को ठीक है, ये मईशत ठीक हो गई और फिर अगले 5 साल ये संभाल लेंगे और चल लेंगे, क्या ये आपको फार्मूला नज़र आ रहा है इम्प्लीमेंट होता हुआ, और ये इसी तरह ही होगा? क्या लगता है आपको? देखिए, मुज़म्मिल साहब ने जो कहा है कि अदम इस्तेहकाम कम होगा, मैं बिल्कुल इससे इत्तफाक नहीं करता। अदम इस्तेहकाम शदीद बढ़ेगा और इसमें शिद्दत आएगी अदम इस्तेहकाम में, और इसमें आप हर हफ्ते के एंड में आप एक बार बात कर लिया करें
कि आपका डॉलर कहाँ गया, आपकी स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे गई, आपके रिजर्व कहाँ पे गए, आपकी इन्वेस्टमेंट आई नहीं आई, आपके मुल्क के अंदर ये जो तो इकोनॉमिक है ना सदीक, पॉलिटिकल बात जुड़ा हुआ कि कोई पॉलिटिकल कैसे होगा? कौन बाहर निकलेगा तो लिया जाएगा, कौन आवाज उठाएगा? शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कौन मार्च? हाँ, ये हो सकता है कि अगर एक साल से और मजीद डिले हो तो जो आज जमाते हुकूमत में है, चंद घंटे रह गए हैं, तो वो भी शायद फिर आवाज उठाएंगे जी 2-3 साल हो गए हमारी बारी नहीं आ रही। सर 14 जमातें इस वक्त हैं, 16 ने अगले इक़्तिदार में आने दें। हर आने वाले दिन के साथ सियासी अदम इस्तेहकाम भी बढ़ेगा, मुआशी अदम इस्तेहकाम भी बढ़ेगा, और मुआशी अदम इस्तेहकाम का बढ़ना इस वक्त बतौर रियासत हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अर्सा और एक कोशिश करके देख ली जाए कि आप जो है वो जिस तरह से आजकल कामरान खान साहब भी बहुत मशवरे दे रहे हैं कि सारे सियासतदानों को एक साइड पे रख के और आइन शाइन की किताब को इधर उधर करके और बिल्कुल एक जो है वो टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट लाई जाए, एक ये मशवरा है, तो इस पर भी मशवरा करके देख लें। पहले भी ये मशवरा किसी ने दिया था कि सारी जमातों के इक़्तिदार में ले आए, एक के अलावा वो करके देख लिया, फिर ये था कि एक जमात को तोड़ के 2 और उसमें से जमातें वो भी करके देख लिया, अब 16 को भी ले आएँ और वो लेके आके देख लें जो कामरान खान साहब और कुछ और सहाफ़ी और कुछ सियासतदान मशवरा उसको करके देख लें, कर लें, एक साल एक तजर्बा करें, अगले साल एक और करें, उससे अगले साल एक और करें, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन मुज़म्मिल भी कहते हैं कि वो कोई आइडियल सिचुएशन नहीं होगी, अगर आ भी जाती कोई हंग पार्लियामेंट होगी और उस तरह से कोई आइडियल सिचुएशन नहीं होगी, लेकिन उतना अदम इस्तेहकाम नहीं होगा जितना पिछले 10 साल में देखा। मगर जिस तरह सदीक कह रहे हैं कि अगर मईशत ना संभली तो फिर शायद हालात किसी और तरफ जा सकते हैं। बहरहाल हम मामलात पर नज़र रखेंगे, हालात पर नज़र रखेंगे और आपको अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।